हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर 1 हुई क्लास 8 की साइंस है, बायोलॉजी सेक्शन। बुक का नेम आपका साइंस इन डेप्थ है ना, प्राची पब्लिकेशन के। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोग हल्का फुल्का भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट 1 वीडियो हम बना रहे हैं, पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, 1 से 2 दिन में पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पहले हम लोग समझते हैं ना। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो हम लोग क्रॉप करते हैं ना, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे टोटली कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्लस में जब प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद उसको हम लोग मैनेज करते हैं ना, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे खाना है, किसको देना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि हम लोग करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने के बाद। तो वही सारा चीज पढ़ना है। तो ये देखिए, आपका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, तो इसको देखिए हम ऐसे नॉर्मली आपको समझा दे रहे हैं, ये 1 बाय 1 करके नहीं समझाएंगे, मतलब लाइन वाइज। कहने का मतलब ये चीज कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। और क्या करते हैं प्लांट्स, तो अपना खुद से जो प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना खुद से बना रहे, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। लेकिन हम लोग बात करें अगर ह्यूमंस की, जैसे हम लोग हो गए या एनिमल्स हो गए, ये दोनों क्या रहते हैं कि आ, हम लोग प्लांट्स पे या एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं अपना फूडिंग के, क्योंकि ह्यूमंस अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है ना, प्लांट्स ही अपना खाना खुद से बना सकता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। और जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो एनर्जी होता है फूड से, सभी सभी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि उनका अलग अलग एक्टिविटीज में कैरी किया जाता है, लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन हो गया, ये सब सारा चीज हम लोग फूड के बदौलत ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी होता है। हम लोग को प्लांट्स एनिमल से दोनों से जगह से खाना मिलता है ना। और फूड की रिक्वायरमेंट सभी को होता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारा। सो इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है और ये सभी मतलब सभी को प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, डरी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्रीकल्चर होता क्या है, देखो अर्ली मैन जो होते थे वो हंटर करके, मतलब ये एनिमल्स को मार कर या फूड को मार कर अपना ये फूड को ये गैदर कर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड की तलाश में और शेल्टर की तलाश में रहने के लिए। उन लोग रो फ्रूट्स वगैरह खाते थे और एनिमल्स को हंट करके खाते, मतलब कच्चा फ्रूट्स वगैरह, और एनिमल्स को हंट करके मारकर उनका फ्लैश को खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो फायर का डिस्कवर किए, अर्ली मैन फायर का डिस्कवर किए, आग। फिर वो पता चला उनको कि उनका जो फायर में अगर कोई भी चीज को डाला जाए तो जब रोस्ट हो जाता है तो रोस्ट होने के बाद उसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। तो ग्रेजुअली वो क्या किया, धीरे धीरे ये सब चीज को देखने लगे। और वो एक बाई चांस क्या हुआ ना कि वो डिस्कवर किए एक सीड्स के बारे में, और वो क्या किए कि उससे प्लांट्स ग्रो हुआ। तो यहीं से एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ, बिगनिंग हुआ, शुरुआत हुआ। और जैसे जैसे टाइम पास होते गया वो क्या किए कि रिवर के मतलब नदी किनारे वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब यही एक रिजल्ट हुआ ये फार्मिंग कम्युनिटीज का, जिससे हमारा फार्मिंग कम्युनिटीज डेवलप हुआ, है ना। एग्रीकल्चर का मीनिंग को डिस्कवर किया गया था लैटिन वर्ड से। एगर मीन्स क्या होता है, फील्ड होता है, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन होता है, ठीक है। Thus, growing plants for getting food and other useful product is called agriculture। तो एग्रीकल्चर का ये आपका डेफिनेशन रहा। जो प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं फूडिंग के लिए, खाने के लिए और भी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। आगे बात समझ में। अब क्रॉप की बात करते हैं। व्हेन अ प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। अब देखो, जब प्लांट्स को, एक ही तरह का प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उसका कल्टीवेट किया जाता है एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि राइस होता है, एक ही जगह पे लार्ज स्केल में किया जाता है, हमेशा एक ही तरह का क्रॉप्स को किया है, तो वही हमारा क्रॉप्स कहलाता है, ठीक है ना। क्रॉप मतलब कि प्लांट्स, वही जितने भी प्लांट्स होते हैं फील्ड में ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे क्रॉप्स का दिया गया है कि हमारे कंट्री में जो होता है, हमारे जैसे इंडिया है तो इंडिया में अलग अलग तरह का क्रॉप्स को किया जाता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं यहाँ पे, और उसका मतलब है, और मेजर क्रॉप्स है। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्या क्या आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स हो गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया, हॉरिकल्चर्स हो गया। अब ये जो फूड ग्रेन्स है इसका मतलब क्या है,
क्रॉप्स जो ह्यूमंस के कंजप्शन के द्वारा यूज किया, जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैसे राइस हो गया, वेट हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऑल सीड्स हो गई, ये सब सब ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाता है, मतलब इंसानों के द्वारा, हम लोग के द्वारा। अब कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता होगा। एक तरह से पर्पस था सेलिंग के लिए, ठीक है, सेल करने के लिए, उससे पैसा अर्न करने के लिए जो किया जाता है, या तो रो के फॉर्म में या तो फिर वो सेमी प्रोसेस फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि ये कॉटन हो गया, जूट हो गया, सुगर कैन, टोबैको, ऑयलसीड, ये सब जो है ना बेसिकली सेल के लिए यूज किया जाता है। इसको क्या हम लोग घर में रख सकते हैं? किस लिए घर में रखेंगे? जब इसका यूज रहेगा तभी। कॉटन का जितना यूज है उतना ही हम लोग रखें, ऐसा नहीं कि कॉटन हम यहाँ पे रख लिए तो हमको, जैसे चावल कैसे है, चावल को हम लोग बेसिकली हर एक दिन यूज है, लेकिन कॉटन का सभी दिन यूज नहीं है, उसका एक बार जो यूज कर लिए तो हो गया, है ना। इसको सेल के लिए बेसिकली किया जाता है, इसीलिए इसको कॉमर्शियल क्रॉप्स बोला जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? देखो प्लांटेशन क्रॉप्स भी, ये भी लार्ज स्टेट्स में किया जाता है, अलग अलग तरह का प्लांटेशन किया जाता है, जैसे ट्री हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट, रबर, ये सब जो है ना ये सब भी सेल ही करने के लिए यूज किया जाता है। ये सब हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करते, अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारा चल जाता है। क्या चाय नहीं पियोगे तो क्या आप नहीं जिंदा रह पाओगे? ऐसा नहीं है, राइस के बिना मुश्किल हो जाता है ना। वो सब एक हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारा, ठीक है। अब हॉरिकल्चर की बात करें तो हॉरिकल्चर कहने का मतलब ये चीज कि वो सेक्शन जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो ग्रो किया जाता है वही हमारा हॉरिकल्चर्स हो जाता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। आगे बात समझ में, देखो ये क्रॉप्स जो है ना क्लासिफाइड किया गया है सीजन के, डिपेंड करता है, सीजन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो इंडिया है एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कहीं रैनफॉल ज़्यादा होती है, तो हर एक रीजन से वेरी करता है, कहीं रैनफॉल ज़्यादा हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हवा चल रहा है, ह्यूमिडिटी होती है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है ना हमारा अलग अलग तरह का क्रॉप्स किया जाता है अलग अलग कंट्री में, हमारे इंडिया में, ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का क्रॉप्स किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का सीजन होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। उस हिसाब से हमारे कंट्री में, इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का क्रॉप्स करने का रीज़न ये होता है कि उसका मौसम पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, और इसके अलावा जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग तरह का मौसम जो उस पर डिपेंड करता है हमारा क्रॉप्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। एक आपका खरीफ क्रॉप है, एक आपका रबी क्रॉप है, ठीक है, और क्रॉप है जायद क्रॉप, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये खरीफ क्रॉप्स होते क्या हैं? देखो क्रॉप्स जो रैनी सीजन में बेसिकली किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और ये कब इंडिया में कब जनरली कब से स्टार्ट होता है? जून से सितंबर के बीच में इन क्रॉप्स को किया जाता है, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है? रैनी सीजन होता है, जैसे पेडी हो गया, मैज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब जो है ना रैनी सीजन के दौरान किया जाता है, तो इनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स का नाम दे दिए हैं। ये बेसिकली बरसात के दिनों में किया जाता है, बरसात और गर्मी दोनों रहती है। और खरीफ क्रॉप कब से कब तक? जून से सितंबर तक। अब देखो हम लोग बात करते हैं रबी क्रॉप्स के, तो रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में बेसिकली किया जाता है, जिसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब ये कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है? अक्टूबर से मार्च के बीच में, अक्टूबर से मार्च के बीच में किया जाता है। इस दौरान कौन कौन सा क्रॉप्स किया जाता है? व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, और लिनसीड हो गया, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो एक आपका दो क्रॉप्स के अलावा एक और क्रॉप्स दिया गया है, जायद क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स को बेसिकली आप देखोगे तो मार्च से जून के बीच में किया जाता है, ठीक है, मार्च से जून के बीच में। आप देखे होंगे अभी गर्मी के दिनों में आपको ये सब फ्रूट्स आपको ज़्यादा दिखाई देते होंगे मार्केट में, फ्रूट्स और जो भी आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये आपका वेजिटेबल्स है, ये सब जो वाटरमेलन वगैरह हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब जो किया जाता है कब किया जाता है? मार्च से जून के बीच में। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। तो इसको हम लोग जायद क्रॉप्स बोलते हैं। अब जो हमारा मेन चीज है यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये सब तो हम लोग देखें कब क्या किया जाता है, कौन सा बीच में कब सा कौन सा क्रॉप्स किया जाता है, लेकिन अब ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो स्टेप वाइज नॉलेज लेते हैं ना। पहले हम लोग का एडमिशन, अगर स्कूल जाते हो तो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्कूल जाने स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? पहले हम लोग नर्सरी में जाते हैं, फिर LKG, UKG, 1 2 3, इसी तरह से हमारा क्या होता है? स्टेप होता है, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का जॉब लग जाता है, फिर हम लोग अपना घर चलाना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो एग्रीकल्चर है ना, खेती है, खेती का भी स्टेप्स है। जैसे कि हम लोग पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे,
फिर सीड्स डालेंगे उसमें, फिर मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, तब जाकर फाइनली हम लोग स्टोर करेंगे जब हमारा हो जाता है क्रॉप्स तब। तो ये सबको स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ तक मेन स्टेप्स आप कह सकते हो, ठीक है। स्टोरेज तो है ही है, लेकिन ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी वन बाय वन करके कि आखिर क्रॉपिंग, ये क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सब हमारा एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस है जिसको हम लोग करते हैं, जो किसान लोग बेसिकली यू इसको करते हैं। और यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो देखिए सॉइल जो होता है ना, पहले हमारा जैसे कि कैसे हम लोग को पढ़ने के लिए एक स्कूल अच्छा चाहिए, टीचर चाहिए, उसी तरह से हम लोग को जब खेती करना होगा तो खेती करने के लिए हम लोग को सॉइल अच्छा चाहिए, ठीक है। मिट्टी अच्छा चाहिए, जब मिट्टी अच्छा होगा तभी जाकर क्रॉप अच्छे से हो पाएगा। लेकिन मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो क्रॉप्स को हमारा बेटर वे से कर सके, जो भी हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह खेती करने वाले हैं, तो जो भी हम लोग सीड्स को बोएंगे तो अच्छा से अच्छा कैसे हो सकेगा, हेल्दी कैसे होगा। तो चलते हैं अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, क्या होगा। देखो सॉइल जो होता है एक मीडियम होता है, साधन होता है जिससे हम लोग क्रॉप्स को कर सकते हैं। सॉइल के बिना क्रॉप्स को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉइल को प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट ही स्टेप हमारा क्या होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो सॉइल को क्या करना चाहिए, टर्न एंड लूज करना चाहिए, ताकि ये रूट्स को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए और अच्छे से अंदर सॉइल में जा सके। अब जैसे कि जो हमारा फील्ड है, सपोज अब फील्ड में यहाँ पे देखोगे कहीं कहीं उसमें अगर क्रॉप्स नहीं किए हुए तो वहाँ का मिट्टी क्या होता है, पूरा कड़ा हो जाता है, ठीक है, कड़ा हो जाता है। मतलब उसमें आप रूट ये सीड्स को छीटोगे तो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कड़ा जो होता है इसको लूज करना होता है हम लोग को पहले, ठीक है। क्या करना होता है, इस यही मिट्टी को लूज करेंगे। लूज करने से क्या होता है कि ये कड़ा हो जाएगा और अंदर तक जाएगा। जब हम सीड्स को डालेंगे तो उसका जो रूट्स होगा अंदर तक चला जाएगा आराम से, और अच्छे से वो पेनिट्रेट हो पाएगा, मतलब अंदर घुसेगा रूट्स मिट्टी के अंदर, ताकि वो जड़ अच्छे से ये पकड़ सके। लूज सॉइल क्या करता है ना, रूट्स को आराम से ब्रेथ लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए अलाउ करता है। जैसे कि अगर मिट्टी पूरा एकदम कड़ा है, ऊपर से पूरा एकदम ये ऐसे है, पूरा कहीं से भी एयर नहीं जा पा रहा है अंदर, तो एयर नहीं जाएगा तो रूट्स को भी चाहिए ब्रीदिंग के लिए, है ना, उसको भी एयर चाहिए। तो एयर अगर नहीं लूज नहीं करेंगे सॉइल को तो क्या होगा, एयर अच्छे से नहीं जा पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको सॉइल को क्या करना होता है, पहले लूज करना होता है, ठीक। लूज सॉइल क्या करता है, हेल्प क्या करता है कि जो अर्थवर्म जो होता है ना, अर्थवर्म जो एक तरह से अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में से बेसिकली देखोगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अर्थवर्म और भी अदर माइक्रोब्स जो होते हैं, ये सब हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। लूज सॉइल, अगर लूज सॉइल नहीं रहेगा तो ये सब ग्रो नहीं करेगा। अब ये सब ग्रो करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, देखो आपको पता है कि जो अर्थवर्म होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, इनको दोस्त बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि ये सॉइल को क्या करेंगे, लूज करने में काम करते हैं, लूज करने में हेल्प करते हैं, और ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं उनका ड्रॉपिंग से, ठीक है, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जब लूज सॉइल करेंगे ना तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स ये उसमें ग्रोथ होंगे, और ग्रोथ होंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग को जो फार्मर होते हैं उनको हेल्प करता है ताकि उनका क्रॉप्स को अच्छा से अच्छा हो सके। और जब हम लूज और टर्निंग करेंगे सॉइल को, जब लूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है ना कि इसको करने से उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ऊपर आ जाता है, सो इसको जो प्लांट्स होता है इजीली ऑब्जर्व कर पाता है। होता है ना कि डीप इनटू द सॉइल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो ये प्लांट्स उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो प्लगिंग करने से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं टॉप लेवल पे आ जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है प्लांट्स उसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाता है। देखो वो प्रोसेस जिससे हम लोग सॉइल को लूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिंग बोलते हैं, या तो फिर प्लगिंग बोलते हैं, खेत को जोतना, ठीक है। प्लग हेल्प क्या करता है सॉइल को, ये थोड़ा सा लूज बना देता है, और लूज बनाने के कारण क्या होता है कि जो भी प्लांट्स हम उसमें करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, वो इजीली पेनिट्रेट हो पाता है, अंदर जा पाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है उसका रूट्स, और आराम से वो ब्रीदिंग कर सकता है। और ये किसकी मदद से किया जाता है, प्लग की मदद से, जिसको हम लोग हल बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। प्लग्स जो होता है ना, वुड और आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है। अगर सॉइल ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, सॉइल ज़्यादा सूखा हुआ है, तो उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ना कि सॉइल वगैरह में आप पानी डालते हो, तो पानी डालने से क्या होता है, सॉइल थोड़ा सा ये
लूज़ हो जाता है। तो पहले हम उसमें पानी हल्का-सा डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो लूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद उसको हम प्लगिंग करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन प्लगिंग करने के बाद भी उसमें क्रम्ब्स आ जाते हैं। क्रम्ब्स मतलब जो सॉइल का बड़ा-बड़ा टुकड़ा होता है ना, वो आ जाता है। तो टुकड़ा क्या होता है कि उससे भी ठीक नहीं रहता है, तो उसको हमको लेबलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इस क्रम्ब्स को हमको तोड़ना पड़ता है प्लंग से, ठीक है? प्लैंक से एक आपका ये इम्प्लीमेंट्स होता है, उसके थ्रू उसको तोड़ना पड़ता है। फील्ड को लेवल किया जाता है। ठीक है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो यही लेवलिंग जो सॉइल को कैसे करते हैं, लेबरर की मदद से। एक लेबरर होता है जिसकी मदद से हम सॉइल को लेबर कर देते हैं, एक एक सतह में कर देते हैं लेवलिंग करके, ठीक है? ताकि अच्छा से अच्छा यील्ड हो सके। और इसको एकदम फाइनली तोड़ा जाता है सीड्स को बोने से पहले, ठीक है? और इसको हम लोग एक टूल्स की मदद से करते हैं, ठीक है? अब यही टूल्स को हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। देखो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जिससे हम लोग सॉइल को ब्रेक करने का काम करता है। आपका प्लग हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ठीक है? अब प्लग की बात करते हैं, तो प्लग हम आपको शुरू में ही बताएँ कि प्लग से क्या किया जाता है, सॉइल को लूज़ किया जाता है, टर्न। और इसकी मदद से क्या होता है ना कि हमारे सॉइल में देखो कभी-कभी घास वगैरह होते हैं जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ होता है जो कि हमको वो नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट चाहिए। तो उसको हटाने के लिए उसी को हम लोग वीड्स बोलते हैं और स्क्रैपिंग बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, प्लग का ही यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हट जाता है वो सब भी, ठीक है? तो ट्रेडिशनल प्लग्स जो होता था ना, जो शुरू से चलता आ रहा है हमारा प्लग, जो लोग पहले के लोग भी यूज़ करते थे, वो हमारा लकड़ी से बना हुआ रहता था और उसको बैल से मतलब जो दो बुल्स होते हैं उससे खींचा जाता था। और इसको एक कह सकते हो कि ट्रायंगुलर आयरन शेप में होता था जिसको हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। मतलब ट्रायंगुलर आयरन शेप में, और जो लंबा सा वुड होता है उसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। और ये एक हैंडल होता है एक तरफ जो कि पकड़ा हुआ रहता है, वो अटैच रहता है बीम से, ठीक। और दूसरा जाके नेक पे ये बुल के नेक पे ये बंधा हुआ रहता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है और यहाँ वाला हैंडल्स को हम लोग प्लग शाफ्ट बोलते हैं। ये हमारा हैंडल हो गया और ये वाला चीज़ को हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं। अब ये देखो कैसे किया जाता है। ये टोटली वुड से बना हुआ रहता है। ये वाला यहाँ जाकर ये जो बीम है, एक यहाँ पे बीम लंबा सा रहता है और ये जाकर यहाँ से मिल जाता है और ये इसको हैंडल जो रहता है इसको पकड़ा हुआ रहता है किसान के द्वारा और बुल को आगे की ओर किया जाता है। इसके अंदर से थोड़ा-सा अंदर में इसको दबा दिया जाता है जिसकी वजह से जो हमारा फ़ील्ड होता है अच्छे से अंदर से ऊपर मिट्टी आता है, ऊपर से नीचे। तो इस तरीक़ा से क्या होता है फ़ील्ड को प्रॉपर्ली प्लगिंग किया जाता है। अब देखो बात करते हैं हो के बारे में। हो ये इसको बेसिकली वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि घास वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ होता है, सॉइल को लूज़ करने के लिए भी इसको काम करते हैं। ये बड़ा-सा चौड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग बेंट आयरन जो फिक्स्ड रहता है इसके लास्ट वन पे। देखो जैसे कि ये बड़ा-सा एक वुडिंग किया हुआ है, बड़ा-सा लकड़ी है और यहाँ पे देखो ये बेंट प्लेट है, प्लेट किया जाता है मुड़ा हुआ और ये ग्रिप है, ठीक है? अब ये हैंडल है, ठीक है? और ये आपका देखोगे कि ये बीम है, यहाँ पे 2 बुल के बीच में बाँधा हुआ रहता है। ये रोड है आपका लंबा-सा, इसके थ्रू जब ये चलता है तो वहाँ से क्या होता है जो वीड्स वगैरह होते हैं, ये उससे हटा दिया जाता है वीड। अब देखो लेवरर की बात करें तो लेवरर जो होता है ये भी हमारा वुडन और आयरन प्लैंक से होता है जिसको हम लोग फील्ड को लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं एक तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और अच्छे से ये लेवल हो जाता है सीड्स को बोने से पहले। और इसको बेसिकली आप ट्रैक्टर से भी करते हैं लोग या तो फिर एनिमल्स के द्वारा, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो। कल्टीवेटर क्या होता है ना कि मॉडर्न डे फार्मिंग इज़ डन बाय द करेक्ट। जो मॉडर्न डे फार्मिंग अभी के डेट में लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है और ड्राइव एंड कल्टीवेटर यूज़ करते हैं, ठीक है? और ये एक इससे क्या होता है कि लेबर का एक्चुअली में लेबर लेबर का टाइम बचा देता है और प्लस में हमको ये प्लस में लेबर लोग उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है और टाइम भी बच जाता है, कम समय में हम लोग कल्टीवेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं सोइंग के बारे में। देखो सोइंग क्या होता है? सोइंग मतलब सीड्स को लगाना, सीड्स को ज़मीन में लगाना। जैसे कि सारा सॉइल तो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब प्रिपेयर होने के बाद अब हम क्या करते हैं, फाइनली सीड्स को उसमें लगाते हैं। तो सीड्स को लगाने से पहले हम लोग को सीड्स को अच्छा से सिलेक्ट करना होता है कि कौन-सा सीड्स अच्छा होता है। कभी-कभी सीड्स होते हैं लेकिन उसके अंदर बीज ही नहीं होता है, दाना नहीं होता है। तो ऐसे सीड्स को लगाओगे तो कहे उससे प्लांट्स थोड़ी ना निकलेंगे, ठीक है? तो गुड क्वालिटी सीड्स को या हेल्दी सीड्स को हम लोग गुड वैरायटी कहते हैं, ठीक है? सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। तो अभी ये फार्मर एक हमको ये बताया है कि आप अच्छा वैरायटी ऑफ सीड्स को कैसे पहचान सकते हो, हाई क्वालिटी सीड्स को। तो उसको एक एक्टिविटी यहाँ दिया गया जिसके थ्रू आप पकड़ सकते हो। अब जैसे आप कुछ सीड्स ले लो इस तरीक़ा से, अब पानी ले लो, अब पानी में उसको डालो, तो जो सीड्स ऊपर रह जाते हैं और जो सीड नीचे चला गया, तो नीचे जाने वाला सीड्स बैठ जा रहा है, मतलब कि इसके अंदर सीड्स होगा। अब इसके अंदर सिर्फ़ घास-फूस है, वो सीड्स इसके अंदर नहीं है।
तो जो नीचे बैठ रहा है तो इससे हमको पकड़ में आ जाए कि हाँ ये अच्छा क्वालिटी का सीड्स है। अगर सभी सीड्स नीचे बैठ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर है, तो समझो कि ये वाला जो बोरा का सीड्स है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम सीड्स को, अच्छा क्वालिटी का सीड्स को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो एक ये फार्मर अडॉप्ट किए थे हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए। और सीड्स को या तो हम लोग हाथ से करते हैं, हाथ से छींटते हैं ना, फील्ड में हाथ से छींटते हैं, या हम लोग हाथ से जो छींटते हैं, या तो फिर एक टूल्स आता है, कुछ अलग टूल्स आते हैं जिसके थ्रू हम लोग सीड्स को क्या करते हैं, छींटते हैं फील्ड में। तो जो हाथ से छींटने वाला सीड्स होता है ना, हम लोग डायरेक्टली अपने हाथों से सीड्स को इधर उधर लगाते हैं, तो उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल टूल आता है जो फनल शेप में, ये जो दिखाई दे रहा है ना, फनल शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस शेप में आता है जिससे हम लोग सीड्स को उसमें डालकर और पास आउट किया जाता है। और 3 पाइपिंग शार्प एंड होते हैं, यहाँ पे देखो एंड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सीड्स पास करता है और सीड्स में जाकर, सॉइल में जाकर वो लग जाता है। तो ये जो होता है अभी के डेट में, इसको हम लोग सीड ड्रिल्स बोलते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सीड ड्रिल्स है। इसमें सीड्स को यहाँ डाला जाता है और ये जो शार्प एंड आपको दिखाई दे रहा है, 1 बाय 1 करके सभी सीड्स क्या होते हैं, सॉइल में इजीली चल जाता है। और ये एक तरह से ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। ये एक अच्छा मेथड होता है, क्योंकि हम लोग हाथ से छींटते हैं तो सीड्स जो होता है कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। लेकिन इसकी मदद से क्या होगा ना, कि सीड्स का एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, सीड्स एक डिस्टेंस में होगा और प्लांट जो होगा और अपना अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा कहीं। और हाथ से छींटने में क्या होगा, एक ही जगह ज़्यादा प्लांट्स हो जाएगा। तो देखो, एक जगह ज़्यादा प्लांट्स होने से क्या नुकसान होता है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि एक ही जगह ढेर सारा प्लांट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉइल है, तो इस सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा सभी प्लांट्स को चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं, अब एक प्लेट में खाना है सिर्फ मेरे लिए, अब उसमें 2-3 आदमी लग जाएंगे खाने के लिए, तो क्या हमको पेट भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। तो इसीलिए अगर सीड्स एक ही जगह, एक ही मिट्टी में ढेर सारा ये सीड्स को लगा दिया जाए, तो सब सीड्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और सभी सीड्स को न्यूट्रिएंट्स उतना मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जिससे सीड्स अच्छा हेल्दी सीड्स नहीं हो पाएगा। और एक डिस्टेंस में हम करेंगे सीड्स को, तो सबको अच्छे से ये न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। प्लस में सन का जो लाइट है वो भी इन लोग को चाहिए, क्योंकि सन का लाइट से ही अपना खाना को बनाता है। तो एक दूसरे के चलते क्या होगा, उसको छुपा दे रहा है, उसको छुपा दे रहा है, तो अच्छा सन का लाइट भी नहीं मिल पाएगा, एयर भी नहीं मिल पाएगा और सांस भी नहीं ले पाएगा। तो इसके वजह से जो सीड्स होगा अच्छे से नहीं हो पाएगा जब हम लोग हाथ से ऐसे छींटते हैं तो। लेकिन इसके वजह से करेंगे तो इससे क्या होगा कि देखो, इतना डिस्टेंस में आ जाएगा और प्लस में दूर में भी होगा, एक यूनिफॉर्मली होगा, अच्छे से होगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा, मतलब एक यहाँ हुआ तो दूसरा यहाँ हुआ, इस तरीका से होगा। तो इससे क्या होगा, सभी सीड्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल पाएगा और इससे अच्छा से वो न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे। प्लस में सन का लाइट भी मिल पाएगा, तो हेल्दी क्रॉप्स होगा। और इससे क्या होता है कि कम समय में भी हो जाता है, टाइम भी बचाता है और लेबर का भी खर्च हमको बचाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सीड्स होता है वो डायरेक्टली हम लोग सॉइल में नहीं लगाते हैं। जैसे कि सीड्स जब हम लगा दिए तो फिर अब उसको लगाने के बाद ऐसा नहीं कि फिर से उसी से सब हो जाता है। जब एक बार हम सीड्स को लगाते हैं तो उसमें कुछ घास की वजह से निकलता है। ठीक है, वो जो हमारा घास के जैसा निकलता है, तो इसको पहले हम लोग नर्सरी में लगाते हैं। अब नर्सरी में लगाने के बाद होता क्या है कि इसको यहाँ से कबाड़ कर जब ये कुछ हो जाता है, जिसको हम लोग बिहन बोलते हैं, है ना, ये इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको यहाँ से जड़ से इसको कबाड़ा जाता है, फिर दूसरे जगह फील्ड में जाकर ज़्यादा पानी वाला एरिया में जाकर उसको लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जब इसको ग्रो किया जाता है तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है फार्मर के द्वारा, और इसी मेथड को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट में सीड्स को लगाएं तो सीड्स से कुछ होगा प्लांट इतना बड़ा बड़ा, जब इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से क्या किया जाता है, इसको ये अच्छे से हाथों के द्वारा या फिर कुछ मशीन के द्वारा इसको कबाड़ लिया जाता है, और फिर जाकर दूसरे फील्ड में जहाँ पे ढेर सारा पानी होगा, पानी उसमें लगाकर और वहाँ पे जाकर इसको लगाया जाता है। तो यही एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले जाना, इसी को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। ऐसा हम लोग सीड्स में ही करते हैं, ये व्हीट वाला सीड्स में, सॉरी राइस वाला में ना। और इससे एक अच्छा होता है, जैसे सीडलिंग जो होता है ना, हमारा सीडलिंग मतलब छोटा सा प्लांट्स होता है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में। और इससे हम ये भी जांच कर सकते हैं कि जो अच्छा ये सीडलिंग होगा उसी को लगाएंगे, जो खराब होगा उसको नहीं लगाएंगे, तो इससे और अच्छा होगा कि हमारा अच्छा से अच्छा सीड्स हो पाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, और बाकी हमारा पार्ट 2 में आपका नेक्स्ट